हेलो बच्चों, आज देखेंगे क्लास 12th के हिस्ट्री सेकेंड चैप्टर मौर्यकाल से गुप्त काल। आप लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे। देखेंगे पहला जो पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का समय काल जो था 2500 से 1750 ईसा पूर्व। यह कैसी सभ्यता थी? तो नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। आगे देखेंगे तो ऋग्वैदिक काल जो समय था, ऋग्वैदिक काल का समय 1500 से 1000 ईसा पूर्व, इसमें ऋग्वेद की रचना हुई थी। ठीक है ना। वैदिक कालीन सभ्यता इसी को बोला जाता है जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व में थी। और ग्रामीण सभ्यता बोला जाता था। क्या बोला जाता था? ग्रामीण सभ्यता। अगला पॉइंट देखेंगे तो उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता का जो समय कालखंड था जो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व था। ठीक ना। और उत्तर वैदिक काल में 3 वेद की रचना हुई थी। ठीक है, जिसमें पहला सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना हुई थी। ठीक है। आगे देखेंगे तो 4 वेद और मिलते हैं। 4 वर्णों की स्थापना, 4 वर्णों की स्थापना देखेंगे तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक ना। 4 वर्णों की स्थापना हुई थी समाज में। तो सबसे ऊपर जो थे ब्राह्मण थे, उसके बाद क्षत्रिय आते थे, उसके बाद वैश्य आते थे और उसके सबसे नीचे जो आते थे वो शूद्र आते थे। ठीक, समझ गए। आगे देखेंगे तो 600 ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म, जैन धर्म की शुरुआत होती है। और इसी समय में क्या होता है, 16 महाजनपदों की भी शुरुआत होती है। 16 महाजनपद, ठीक ना। पहले महाजनपद हुआ करते थे, तो 16 महाजनपद की शुरुआत हुई थी। और इसी महाजनपद में सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद थी कौन थी? मगध। कौन थी? मगध महाजनपद थी। और मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो सबसे पहले जो थी राजगिरी, और उसके बाद पाटलिपुत्र। ठीक ना। अभी वर्तमान में क्या बोलते हैं? राजगिरी को राजगीर बोलते हैं। ठीक ना। तो पहली राजधानी थी राजगिरी और बाद में फिर बनी पाटलिपुत्र। ठीक है। आगे देखेंगे तो 300 ईसा पूर्व में मौर्य काल की स्थापना होती है। 300 ईसा पूर्व में क्या होती है? मौर्य काल की स्थापना होती है। मौर्य काल के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक ना। चंद्रगुप्त मौर्य ने 300 ईसा पूर्व में मौर्य काल की स्थापना की। ठीक। आगे देखेंगे तो प्राचीन भारत के इतिहास जो का अध्ययन, जो प्राचीन भारत के भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत देखेंगे तो 3 खंडों में बांटा गया है इसको, मतलब इसके स्रोत को। तो पहला जो है एक साहित्यिक स्रोत, दूसरा जो है पुरातात्विक स्रोत। क्या है? पुरातात्विक स्रोत। और तीसरा जो है विदेशियों के विवरण। विदेशी यात्रियों के क्या है? विदेशी यात्रियों के विवरण। तो देखेंगे साहित्यिक स्रोत किसे कहते हैं? साहित्यिक स्रोत जो लिखित ग्रंथ, महाकाव्य होते हैं उससे क्या कहते हैं? साहित्यिक स्रोत कहते हैं। जो मतलब लिखा गया हो, ठीक ना, पुस्तक पे, वो उसको क्या बोलते हैं? साहित्यिक स्रोत कहते हैं। और पुरातात्विक स्रोत जो जमीन के अंदर से खोद कर निकाले जाते हैं उसे पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। जैसे सिक्के हो जाएंगे, अभिलेख हो जाएंगे, खंडर हो जाएंगे, स्मारक हो जाएंगे, मनके हो जाएंगे। मनके मतलब बोले तो घड़ा, मनके हो जाएंगे, भग्नावशेष हो जाएंगे। ये सब चीज़ क्या हो जाएंगे? पुरातात्विक हो जाएंगे। और विदेशी यात्रियों के विवरण में हम देखेंगे तो विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत, मतलब जो विदेशी यात्री आए यात्रा पे, वो जो पुस्तक लिखे वही उनके क्या हो गए? यात्रा वृत्तांत हो गए। समझ गए। आगे देखते हैं आगे देखते हैं नोट्स माध्यम से। तो साहित्यिक स्रोत में देखेंगे, साहित्यिक स्रोत 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है धार्मिक साहित्य, दूसरा जो है लौकिक साहित्य। ठीक ना। लौकिक साहित्य, एक धार्मिक साहित्य, दूसरा लौकिक साहित्य। तो धार्मिक साहित्य के अंतर्गत देखेंगे तो धार्मिक साहित्य के अंतर्गत 4 भागों में बांटा गया है इसको। ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य और महाकाव्य। अब हम बारीकी से एक एक पोम देखेंगे। ठीक है। तो पहला है जो ब्राह्मण साहित्य है ना। ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ यहाँ से पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है। ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत देखते हैं तो पहले आते हैं ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत 4 वेदों का उल्लेख है ना। 4 वेदों का उल्लेख है। तो 4 वेद कौन कौन है? ऋग्वेद जो सबसे पुराना एवं प्राचीन वेद है। सबसे पुराना पूछ देगा पुराना या प्राचीन वेद कौन है, तो बताएंगे ऋग्वेद। और दूसरा सामवेद, इसे भारतीय संगीति का जनक भी कहा जाता है सामवेद को। ठीक ना। सामवेद दूसरा। तीसरा जो होता है अथर्ववेद। और सबसे अंतिम वेद जो है वो यहाँ पे यजुर्वेद हो जाएंगे थर्ड, तीसरा, और अथर्ववेद हो जाएंगे सबसे अंतिम वेद, अथर्ववेद। ठीक ना।
उपनिषदों की संख्या कितनी बताई गई है? तो 108 है, ठीक ना। उपनिषद की संख्या कितनी है? 108 है। एग्जाम में पूछा भी जाता है। वेदांग कितने हैं? तो 6 है। वेदांग कितने हैं? 6 है। शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है, ज्योतिष है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये सब 6 वेदांग है, ठीक ना। पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 बताई गई है। और बौद्ध साहित्य, अगला पॉइंट देखेंगे, बौद्ध साहित्य के अंतर्गत त्रिपिटक आते हैं, ठीक ना। त्रिपिटक से हमें बुद्ध के बारे में हमें जानकारी मिलती है, बुद्ध के जीवन के बारे में जानकारी मिलती है त्रिपिटक से ही। विनय पिटक, ठीक ना। त्रिपिटक में क्या आएंगे? विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक। विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक, ठीक ना। तो ये हो जाएंगे बौद्ध साहित्य के अंतर्गत। और जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आगम। और जैन धर्म के बारे में जानकारी मिलती है जैन साहित्य से। इसके में क्या है? इसमें 12 अंग है, 12 उपांग है, 10 प्रकीर्ण है, 14 पर्व है। क्या है? 14 पर्व है। इसके अंतर्गत देखेंगे तो क्या क्या आते हैं? तो आचारांग सूत्र आते हैं, भगवती सूत्र आते हैं, कल्प सूत्र आते हैं। ये सिर्फ याद रखिए, इंपॉर्टेंट सब है। आचारांग सूत्र, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र, ठीक है। और महाकाव्य के अंतर्गत क्या आएंगे? तो महाकाव्य के अंतर्गत आपको दो मिलेंगे महाकाव्य, एक रामायण, दूसरा महाभारत। एक रामायण, दूसरा महाभारत। रामायण के लेखक कौन है? तो वाल्मीकि है। रामायण के लेखक वाल्मीकि है। और महाभारत के लेखक वेद व्यास है। महाभारत के लेखक कौन है? वेद व्यास है। दोनों महाकाव्य किस भाषा में लिखित है? तो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। दोनों महाकाव्य को संस्कृत भाषा में लिखी गई है, ठीक है। आगे देखेंगे ऐतिहासिक मतलब लौकिक साहित्य के अंतर्गत देखेंगे तो लौकिक साहित्य के अंतर्गत मिलेंगे ऐतिहासिक ग्रंथ और अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ। 2 भागों में बांटा गया है, ऐतिहासिक ग्रंथ, अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ। ऐतिहासिक ग्रंथ जो लिखा गया है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य है, या इसको चाणक्य भी बोलते हैं, ठीक है, या विष्णुगुप्त भी बोलते हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य है, ठीक है ना। कौटिल्य है, पूछा भी जाता है एग्जाम में। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य है। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हण है। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हण है, ठीक ना। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हण है। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस के लेखक तो विशाखदत्त है। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाखदत्त हो जाएंगे, ठीक ना। अष्टाध्यायी के लेखक कौन हो जाएंगे? अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? पाणिनि। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि है। महाभाष्य के लेखक कौन है? महाभाष्य के लेखक पतंजलि है। महाभाष्य के लेखक कौन है? पतंजलि है। मालविकाग्नि मित्र के लेखक कौन है? कालिदास है। और देखेंगे तो बुद्ध चरित के लेखक कौन है? बुद्ध चरित के लेखक कौन है? अशुभ घोष है। कौन है? अशुभ घोष है। बुद्ध चरित के लेखक कौन है? अशुभ घोष है। हर्ष चरित के लेखक कौन है? हर्ष चरित के लेखक बाणभट्ट है। और पृथ्वीराज राजों के लेखक कौन है? पृथ्वीराज राजों के लेखक कौन है? चंद्रवरदाई। कौन है? चंद्रवरदाई है। तो आपको इस वीडियो से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बने होंगे, ठीक है। इस चैप्टर से बनते हैं। अगला एक और पार्ट आएगा, ठीक है, जिससे ये पूरे कवर होंगे, ठीक है ना। तो आपको समझ में आया तो कमेंट में बताइए।